आइडेंटिकल स्टोरेज घटती है, यानी किसी भी चीज पे पी लगा दो पलट जाता है। एच आयन ज्यादा पी लगा दिया पीएच कम, के ए ज्यादा पी लगा दे तो पी के ए कम। व्हाट इज पी है? पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग जिसका बेस होता है 10। आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में पीएच, पीएच बराबर होता है नेगेटिव। पी का सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या ले लिया है, माइनस का लॉग ले लिया जिसका बेस 10 है। इसका मतलब ये है कि एसिड जितने ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, यानी पीएच 1 मोर एसिडिक 3 कम एसिडिक 7 और कम एसिडिक, मतलब 7 पे न्यूट्रल। ऊपर जाएंगे बेसिक और बाकी फैक्टर से भी हम बताऊंगा आपको। समझ में आया बेटा? देखिए डिसोसिएशन जितना ज्यादा, के उतना ज्यादा, रिएक्शन उतनी फावर, एच आयन उतना ज्यादा, ए उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जितना एच आयन ज्यादा मिलेगा एसिडिक कैरेक्टर हमेशा उतना ज्यादा होगा। वापस आ जाते हैं, शायद मैंने ऐसे बोला सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस बात के? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कौन है आपका एनायन? ए माइनस। पता है? और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मैंने अभी सिखाई थी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, और चार्ज कम करने के लिए आप क्या कराएंगे? उसका डिस्पर्सन कराएंगे, तो डिस्पर्सन ऑफ चार्ज के। अब एनायन की स्टेबिलिटी के फैक्टर याद कर लीजिए सारे के सारे। मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्पर्सन कराने के लिए रेजोनेंस के, रेजोनेंस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एरिया ऑफ डिस्पर्सन के, और इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। लीजिए ये है भैया। तो पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, यदि आप किसी भी चीज को क्या प्रूव करना चाहते हैं? एसिड प्रूव करना चाहते हैं। क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एसिड। तो आपका सिंपल से दो काम होंगे। क्या? H प्लस हटाओ, सबसे पहला काम H प्लस हटाओ, और एनायन, एनायन H प्लस हटाओ, यहाँ लिखता हूँ एनायन बनाओ, एनायन बनाओ, बना लिया। उसके बाद एनायन को स्टेबलाइज कराओ। यदि आपने एनायन को स्टेबलाइज करा दिया तो आप कहेंगे वो एसिड होगा, एनायन को स्टेबलाइज नहीं करा पाए तो वो एसिड नहीं होगा। ये सिंपल सा काम, H हटाओ एनायन बनाओ, एनायन को स्टेबलाइज कराओ, इतना काम करना है। यदि आपने इतना काम कर दिया तो आप कहेंगे आपकी H2SO4, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम। तो आपने स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखी, और सबसे स्टेबल एनायन कौन सा है? ClO4 माइनस, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये सब भाई एनायन बना के तो चेक करते हैं हम लोग, तो एनायन बना लो, इसका एनायन कौन बनेगा? ClO4 माइनस, इसका एनायन कौन बनेगा? SO4 माइनस माइनस, इसका एनायन कौन बनेगा? फॉस्फेट। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा भाई, इट इज मोस्ट स्टेबल। और जितना एनायन स्टेबल, आपने यही तो बोला है, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये सबसे स्टेबल। फिर ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आया सब एसिडिक स्ट्रक्चर आएंगे 4, कितने आएंगे? 3, कितने आएंगे? 2, अभी पढ़ाए थे, कितना आएगा? कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, एनायन जितना स्टेबल एसिड उतना स्ट्रांग, तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किसे लिखा है? बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से लिखा है। बनाइए, क्या बनेगा? F माइनस, क्या बनेगा? Cl माइनस, क्या बनेगा? Br माइनस, क्या बनेगा? I माइनस। तो इसका साइज सबसे बड़ा, तो ये मोस्ट स्टेबल। किससे देखा बेटा? साइज से। यदि ये मोस्ट स्टेबल तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, यानी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी। लीजिए किससे देखा है? एनायन की स्टेबिलिटी से, और एनायन की स्टेबिलिटी किससे देखी है? साइज से। क्या बोला था आपने इसे? ये मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसका मैक्सिमम है साइज। तो साइज एनायन का बड़ा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, जितना एनायन स्टेबल उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। साइज से अगले पे बढ़ते हैं। अब नीचे जाइए तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो देखना बेटा, यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एक पीरियड के हैं, आगे जाइए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ग्रुप में देखिए फ्लोरीन क्लोरीन सब एक H प्लस हटाओ, CH3 माइनस, H2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। स्टेबिलिटी देख लीजिए, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? जितना ज्यादा बेटा कोई स्टेबल आएगा हमेशा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ऐसे बोला ना स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से। किससे देखा बेटा? बाय परसेंटेज एस कैरेक्टर। बिल्कुल स्टार्टिंग है एसिडिक स्ट्रेंथ की, इसको मैकेनिज्म हम और अच्छे से पढ़ते हैं। पर हाँ, दिमाग में एक बात अभी से बिठा लीजिए कि यदि हमें किसी चीज को एसिड प्रूफ करना है तो H प्लस हटाओ, एनायन बनाओ, स्टेबलाइज कराओ। H प्लस हटने के बाद जो एनायन बना वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, वो जितना कम स्टेबल होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम। तो हमें ये देखो, क्या मेरी बात समझ में आई है? पक्का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये सब एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर। अब एसिडिक, तो इसका एनायन सबसे स्टेबल है, इक्विवेलेंट एसिडिक स्ट्रक्चर है। इसका एनायन स्टेबल है, रेजोनेंस है। इसका एनायन स्टेबल नहीं है क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। तो ज्यादा एसिडिक कौन? RCOOH। फिर एसिडिक कौन? फिनॉल। फिर एसिडिक कौन? अल्कोहल। यानी फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। जो फिनॉल है वो अल्कोहल से कैसा है? ज्यादा एसिडिक। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है बेटा वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते। नेगेटिव चीज है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगी, हाँ या ना? बिल्कुल करेगी, क्योंकि माइनस प्लस को खींचेगा। तो ये बताइए कि माइनस प्लस को कब ज्यादा खींचेगा? जब यहाँ माइनस का मैग्नीट्यूड कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा। तो H प्लस देने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा उतनी ज्यादा होगी। पक्का? या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई चीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है तो भी बेसिक स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा देगा भैया? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतने आराम से वो इलेक्ट्रॉन देगा, जितने आराम से इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा नीचे में क्या हो जाएगा? बेसिक। तो बेसिक कैरेक्टर देखने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव देखिए, जितना नेगेटिव ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज याद रखिए ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा उतनी कम। तो हम कह सकते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता होगा पर बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता होगा, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज हम ये कह देते हैं इट इज डिक्रीज बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि यदि रेजोनेंस एनायन में है तो इट डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा ये है कि आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आपको ये देखना है कि नेगेटिव कितना ज्यादा है, नेगेटिव जितना ज्यादा होगा हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव का डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्जन यदि नेगेटिव का हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, यानी डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्जेस हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जो डिस्पर्जन है ऑफ नेगेटिव वो क्या करेगा? डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, वो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? डिक्रीज करेगा। यदि उससे क्वेश्चन पूछा जाए कभी ये व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, किसका ऑर्डर बताना है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ है तो सबसे ज्यादा बेसिक, दैट विल बी द ऑर्डर। ठीक, किसका ऑर्डर हो गया बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ का। किससे देखा? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव से। जितना नेगेटिव का यहाँ नेगेटिव चार्ज थोड़ी सी जगह में है तो H प्लस खट से जाके पकड़ देगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा H प्लस है, ये बहुत बड़ी जगह में फैल गया है तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक, ऐसे समझना एग्जांपल को, H प्लस को पकड़ाई खेलनी है किसके साथ? माइनस के साथ। तो ये माइनस को जितना आराम से पकड़ इसके पास कम जाएगा, इसके पास और कम जाएगा, इसके पास सबसे कम जाएगा। तो H प्लस जिसके पास सबसे ज्यादा जाएगा उसकी कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस सबसे ज्यादा होगी, उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। लेकिन बस हमें यही देखना है, यहाँ नेगेटिव चार्ज 25% एरिया में पकड़ना आसान, या 100% में घूमेगा पकड़ना मुश्किल। तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स किसके लिखे हुए हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। यदि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी आती थी, कौन सी स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ, तो याद रखिएगा इफ एसिड इज स्ट्रांग, यदि एसिड कैसा है? स्ट्रांग, तो इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी वीक ऑलवेज। और यदि आपका एसिड वीक है तो इट्स कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी स्ट्रांग ऑलवेज। और इधर से देख लो, बेस वीक तो एसिड स्ट्रांग, बेस स्ट्रांग तो एसिड वीक, बेस वीक तो एसिड स्ट्रांग, इधर लगा सकते हैं। तो हमेशा जितना स्ट्रांग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। एसिड स्ट्रांग उसका कॉन्जुगेट बेस वीक। रीजन समझा देता हूं। देखिए ये एसिड है H प्लस और एसिड है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी, H आयन ज्यादा मिलेंगे, यस और नो? यदि स्ट्रांग एसिड है इसका मतलब A माइनस H प्लस से जुड़ के पीछे की तरफ कम जाएगा कि ज्यादा? कम जाएगा। इसका मतलब A की H प्लस के साथ जुड़ने की कैपेसिटी कम हुई कि ज्यादा? कम हुई, तो ये वीक बेस हो गया, यस और नो? जो स्ट्रांग एसिड है तो ये वीक बेस हो गया क्योंकि इसकी H प्लस के साथ जुड़ने की कैपेसिटी कैसी है? कम। फिर से समझना आ रही है, स्ट्रांग एसिड फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है, बैकवर्ड नहीं आ रही है, कम आ रही है। बैकवर्ड नहीं आ रही इसका मतलब H प्लस इस A माइनस के साथ जुड़ नहीं रहा है, जब जुड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब A माइनस की H प्लस लेने की कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी कम है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, तो इतना स्ट्रांग, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो हम एसिडिक कैरेक्टर्स को यदि देखना जानते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस को भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि एनायन ही तो कॉन्जुगेट बेस बने थे। यानी एसिडिक कैरेक्टर यदि आप देख लेते हैं तो उनसे H प्लस हटा दीजिए, उनके बेस बन गए, और एसिडिक कैरेक्टर का रिवर्स कर दीजिए, यानी जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा था उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी एक एग्जांपल देख, जैसे आपने बोला था कि यदि आपके पास एक एथेन है, आपके पास एक एथिलीन है, आपके पास एक एसिटिलीन है, ऐसे करके, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या था? ये था ऑर्डर किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ। यार इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? आइए तो बेस बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे H प्लस हटा दो, इससे एक H प्लस हटाया तो क्या बना? CH3 CH2 माइनस, इससे क्या तो क्या बना? CH माइनस। तो ये सबसे स्ट्रांग एसिड था, ये सबसे वीक, तो बेसिक ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स। नीचे वाला जो ग्रीन बना है वो ऑर्डर किसका है? बेसिक स्ट्रेंथ का। इट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हाइब्रिड बनेगा वो ऐसे बनेगा, जस्ट लुक हियर, ऐसे बना। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, और यहाँ सारे के सारे बॉन्ड लेंथ चाहिए ले लो, 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 चाहिए ले लो। ये भी 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये भी 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये भी 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये भी 1.39, ये भी 1.39, ये भी 1.39। इसी तरह से बेटा यदि मैं कार्बोक्सिलेट आयन देखूं तो हम ऐसे बनाते थे, याद है ना? दो इक्वल स्ट्रक्चर बनते थे इसके, तो इसमें भी हम CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों कैसे इक्वल लेंथ के होते हैं। तो क्या कहता है इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ? जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस वो इक्वल कर देता है, इक्वलाइज कर देता है, इक्वलाइज द bond lengths of bonds involving पर हम इसमें देखना चाहेंगे जरूर उसे। तो आइए लास्ट हेडिंग देखते हैं, वह किसी नेगेटिवली चार्ज एटम से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। शर्त यह है कि यदि ये एलिमेंट जो आपके पास मौजूद है, कौन सा वाला? ये वाला, दिस एलिमेंट, यदि इस एलिमेंट के पास हैवी क्या होना चाहिए? d ऑर्बिटल्स, और d ऑर्बिटल्स होने के लिए d ऑर्बिटल्स होने के लिए कहाँ का होना चाहिए? ऑफ, ये एलिमेंट होना चाहिए बियॉन्ड थर्ड पीरियड, क्या होना चाहिए? बियॉन्ड सेकंड पीरियड, यानी कहाँ होना चाहिए? थर्ड पीरियड होना चाहिए, फोर्थ पीरियड होना चाहिए, कुछ का भी हो। कार्बन, ये रहा Cl, कार्बन पर होते हैं तो ये d ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से, तो इसे कहते हैं p पाई d पाई बॉन्डिंग। कहाँ पाई जाएगी देखा जाए, ये रहा कार्बन, ये रहा Cl, कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, क्या Cl पे d ऑर्बिटल है? बिल्कुल है, क्योंकि Cl किस ग्रुप का है? सॉरी किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, तो इसमें p पाई d पाई होगी। तेरा CF3 माइनस इसमें नहीं होगी, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड का, और यदि एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो उसमें d ऑर्बिटल नहीं होते, d ऑर्बिटल नहीं तो p पाई d पाई नहीं। और देखते हैं, कह रहे बताइए सल्फेट चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे, सल्फर पे d ऑर्बिटल है, यस थर्ड पीरियड का है, यहां पर होगी। कह रहा है नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड, किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड, यदि ये सेकंड पीरियड का है तो नहीं होगी। सल्फर किस पीरियड का था बेटा? थर्ड पीरियड, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का था इसलिए इसमें हो गई। इसी तरह से आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, वो कह रहा है कि बताइए बोरेट BO3 माइनस माइनस माइनस, तो नहीं होगी क्योंकि बोरान सेकंड पीरियड का है। कह रहा है फॉस्फेट PO4 ट्रिपल माइनस,
क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। क्या रहता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, बस क्वेश्चन ही आता है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पाई बॉन्डिंग यानी रेजोनेंस हो जाता है। इज दैट क्लियर? केवल ये देखिएगा एलिमेंट ये वाला किस पीरियड का है। यदि एलिमेंट सेकंड पीरियड या फर्स्ट पीरियड का है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे रेजोनेंस कहें या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहें। अब एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई, ये यानी आपको केवल ये देखना 3 में कितने कम है, ठीक है। 3 से 1 घटाया 2 कम तो 2 पी पाई, 3 से 2 घटाया, यानी हमें कुछ नहीं करना। हमारे हाइब्रिडाइजेशन में बस जो 3 होता है, 3 में 3 ऑर्बिटल है तो 3 से 1 घटाया 2, 3 से 2 घटाया 1, 3 से 3 घटाया 0, तो ये पी पाई आ गया। उसके अलावा जितने भी बॉन्ड पाई हैं वो सारे हैं पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, 3 एग्जाम्पल से समझते हैं, और 2 बॉन्ड्स होंगे पी पाई डी पाई। चाहे तो चेक कर सकते हैं, सल्फर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, उसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह से वो पूछ रहे हैं, बताइए ClO4 माइनस स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे करके, 3 पाई बॉन्ड्स हैं देखिए। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। यदि sp3 है तो इसमें नो पी पाई, इसमें एक भी पी पाई नहीं, तीनों के तीनों बॉन्ड कौन से हैं, पी पाई। देख ले भाई, जैसे एसिटिलीन में 2 पाई बॉन्ड दोनों पी पाई क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp। जैसे उसने बोला एसिटिलीन तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp, और 2 पाई बॉन्ड है तो 2 होंगे पी पाई। इसमें डी पाई होगा ही नहीं, क्यों? अरे डी पाई के लिए डी ऑर्बिटल तो हो, और कार्बन और हाइड्रोजन किसी में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं भैया। चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसान होता है निकालना, बस हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, 2 सब डी पाई पी पाई। यहाँ यानी रेजोनेंस पूरी रिंग में होनी चाहिए, रिंग का कोई पार्ट, रिंग का कोई एटम इस रेजोनेंस से बचना नहीं चाहिए, यानी डिलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जिसे आप रेजोनेंस कहते हैं। कंडीशन नंबर 3 कहते हैं कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसे हटेल्स रूल कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग, यानी रिंग के अंदर उसके पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां वो कह रहा है वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू या होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है। यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन, पर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, होल नंबर होनी चाहिए। और वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब -2 माइनस नहीं होनी चाहिए, 3/2 2/3 ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यदि n बराबर 0 यहाँ रख दिया जाए तो 4 × 0 + 2 तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देख ले भाई, n बराबर 0 रख तो 4 × 0 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 रख 4 × 1 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 रख 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 रख 4 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लीजिए, यानी ऊपर की 2 शर्त फॉलो हों और इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो आप कहेंगे कि आपका कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ऊपर की कंडीशन में मैंने बोला हो सकता है, पर नीचे की कंडीशन में फाइनली क्या बोला कि योर कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, कि आपका कंपाउंड 100% एरोमेटिक होगा। तो ये है क्राइटेरिया ऑफ, आप एक नजर इस पर डालें, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके काम की चीज है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहिए दूसरी, पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस जरूर होना चाहिए, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन जरूर होना चाहिए। तीसरी शर्त, कंपाउंड में रिंग, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि हम किन्हें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल से भी लेके दिखाता हूं, पर मैं चाहूंगा कि आप इन्हें जरा बना लीजिए, एक ज्ञान की बात है। हमें पाई इलेक्ट्रॉनों को पहचानना ठीक से आना चाहिए कि कौन सा लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और कौन सा नहीं। यानी ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, पर ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और सिंगली बॉन्डेड एटम के पास है। पर ये सारी जो बातें लिख रहे हो ज्ञान की बात, ये एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, एरोमेटिक के लिए ही बता रहा हूं मैं, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? और किसी साथ तो सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। क्या बोला, कोई डाउट वाली बात है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के अंदर है कि बाहर? बाहर है, होने दो, हमें तो शर्तें पूरी होनी चाहिए, सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए डबल बॉन्ड के साथ, सारी शर्तें सेटिस्फाइड हो रही थी, हमने बोल दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल होगा। क्योंकि sp3 नहीं चाहिए था मुझे, हर एक का sp2 चाहिए था। तो सर यहाँ प्लस लगा दे तो हो जाएगा, हाँ प्लस लगा दे तो बिल्कुल हो जाएगा, sp2 आना चाहिए बस। चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर है, जरा मुझे बता सकते हैं बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बिल्कुल करेगा, पूरी रिंग में रेजोनेंस होगा, बिल्कुल ठीक है। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है एरोमेटिक। बोल अच्छा बात समझ में आई है क्या? रेजोनेंस में आ जाएगा तो रेजोनेंस पूरी रिंग में होगा। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 तो 4 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। चलिए लास्ट वन देखिए बस, एरोमेटिक। देख ले भाई, कुछ समझ में आएगा नहीं? कहीं कोई डाउट बताइए, मैं केवल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको, जब बॉन्ड दिख रहे हैं। आगे चल के हम लोग इसमें देखेंगे, जब बॉन्ड नहीं दिखेंगे तो कैसे पहचानेंगे, सीखेंगे आगे, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो एफिशिएंसी समझ में आई बेटा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए बोल भाई, कितने पाई बॉन्ड्स हैं? गिनके बता। 5, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10। हाइब्रिडाइजेशन भी देखेगा तो सबका मेरे ख्याल से तो sp2 ही आएगा। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल, यानी ये बॉन्ड एक हाइड्रोजन वाला इधर कहीं आएगा, तभी तो 120 के बनेंगे, और इधर तो ले जा नहीं सकता हाइड्रोजन, तो ये भी कहां आएगी? इधर ही आएगी, ऐसे करके भाई ये भी तो 120 की बनेगी ना, तीनों एंगल्स आ गए। क्या ये 2 हाइड्रोजन एटम आमने सामने आ जाएंगे? जी सर। और जैसे ही आमने सामने आएंगे इनमें रिपल्सन होगा,
तो रिपल्सन के कारण एक हाइड्रोजन तो आ जाएगी ऐसे करके बोर्ड के बाहर की तरफ, एक चली जाएगी बोर्ड के पीछे की तरफ, और पीछे आगे जाते ही रिपल्सन के कारण ये स्ट्रक्चर हो जाएगा तुरंत कैसा, नॉन प्लेनर। कैसा, नॉन प्लेनर। और जैसे ही नॉन प्लेनर होगा ये तुरंत एरोमेटिसिटी खत्म कर देगा और आपका कंपाउंड अब एरोमेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा, इट इज नॉन एरोमेटिक। तो ऐसी भी चीजें देखनी पड़ती है। कहते सर बॉन्ड को ऊपर क्यों नहीं लगाया, नहीं लगा सकता था, खुद ही सोच के देख, यदि मैं यहाँ लगा देता H को तो बॉन्ड एंगल तो 45 का भी ना बचता, 30 का नजर आता, बॉन्ड एंगल होने के पीछे 120, तो यहाँ तो लगा ही नहीं सकते थे ना बेटा, यही लगा सकते थे, क्योंकि यही लगाने पे देख ऐसे जब लगाऊंगा तभी तो 120 का एंगल ये आएगा, 120 का ही आएगा, 120 का ही आएगा sp2 का। इसी तरह से इसको जब लगाऊंगा तो अंदर ही लगा सकता हूँ। अब क्योंकि आमने सामने आ गए हैं तो रिपल्सन होगा, एक आगे आ जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो मैंने तो प्लेनर सेट किया था, पर आपस के रिपल्सन झगड़े में इसे नॉन प्लेनर बना दिया। तो समझ में आया, जैसे हम लोगों ने याद कर वो दो लीजिए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमको ये दिया एक केटाइन है, अब वो कह क्या रहा है कि पहली कंडीशन सेम, यानी कंपाउंड कैसा, साइक्लिक है, प्लेनर बिल्कुल है, रेजोनेंस पॉसिबल होना चाहिए, होल रिंग पूरी रिंग रेजोनेंस है, देखिए पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में। ठीक, तीसरी कंडीशन पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही कंपाउंड तो है जिसे आपने बोला था एंटी एरोमेटिक। देख लीजिए यही है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो हाईली अनस्टेबल होता है, ऐसे देखते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और देख लीजिए, देखना जैसे ध्यान से देखना, तो ये लोन पेयर हो गया, तो क्या ये वाला लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, पहले ये बता दो, ये कैसे लिखेगा, क्या ये सिंगली बॉन्डेड है, हाँ है, लोन पेयर है, हाँ है, क्या कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, रिंग एंड प्लेन, दूसरी को करे, तीसरी को ना ही करे, तो बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। यानी इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बाद जो भी बचे साइक्लिक कंपाउंड सब क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आइए कुछ ठीक है ना, एंटी है, ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो उम्मीद है आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स अब पहचानना सीख गए। आसान सा काम था। अब क्या, एक ये दिया है नॉन एरोमेटिक, और जो लास्ट वाला है ध्यान से देखेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक है, आप देख सकते हैं। आपसे पूछा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो आपको लगेगा 5 कार्बन की रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन है, और ऐसा कुछ नहीं। सबसे कम स्टेबल है क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाली, क्योंकि एरोमेटिक है, फिर ये नॉन एरोमेटिक है, फिर ये क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और जब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी तो ये रिएक्शंस में बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि अनस्टेबल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, तो बनती नहीं है, हमेशा वो चीज बनती है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देख लीजिए कहीं कोई डाउट है, जाओ निकाल सकते हैं, पता नहीं क्या है। चल भाई ठीक है, काटेंगे वाटेंगे, सर्दी का मौसम है। तो पहले मैं आपको एक्सटेंडेड से बताता हूं, ध्यान से देखना। एक कंपाउंड हमें ऐसा दिया गया, कैसा दिया गया, ऐसा कि यहाँ आपको सपोज करिए नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड है। और एक कंपाउंड हमें ऐसा दिया गया है, कैसा, अरे ऐसा ही जैसा वो था, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। लीजिए सही। तो कहते हैं यदि आप रेजोनेंस को शुरू करें भाई, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से एटम, क्या पूरा सिस्टम कंटिन्यू कॉन्जुगेशन में। तो यदि मैं यहाँ से रेजोनेंस कराना शुरू करूँ तो एक्सटेंड होगा यहाँ तक, हाँ या ना, यहाँ तक आएगा। पर जब मैं इसमें कराऊंगा, ध्यान से देखना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्ड पे, इससे या तो बॉन्ड पे या यहाँ पे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में sp3 आ गया, ये प्लेन के बाहर चला गया, ये बिल्कुल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो या तो मैं इधर जाऊंगा, पहला रास्ता, और या फिर मैं इधर आऊंगा, बेटा देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजिया गया है कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। जब कन्फ्यूजिया गया तो रेजोनेंस जल्दी से नहीं कर पाएगा, यानी ये वेट करेगा रेजोनेंस पे, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, सोचेगा, खड़ा हो जाएगा, फिर इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कन्फ्यूजिया आएगा। इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं जाऊंगा तो ये तुरंत जाएगा, तुरंत रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किससे, इससे। यानी जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है आगे तक चला जाए, और क्रॉस का मतलब होता है देख भाई एक इधर जाए तो दूसरा इधर जाए, या आमने सामने से आके एक दूसरे का अपोज करे। इसलिए आमने सामने होता है, कई बार आमने सामने से भी अपोज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, मैं कहता हूं क्योंकि बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा लीना से लीना चाहते हैं, ठीक, इस पर पॉजिटिव आया तो इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो इधर से होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां होगा, और इधर से होगा तो बदल लेता हूं, इधर से होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां होगा। तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस कर रहे हैं, तो इट इज सेड टू बी क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है वो रेजोनेंस के एक्सटेंड को, यानी रेजोनेंस की अधिकता को कम कर देता है, और वो रेजोनेंस को ही कम कर देता है, तो रेजोनेंस ही तो था जो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था। तो कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी। क्या बेटा मेरी बात आइए मिलते हैं। तो एक्सटेंडेड का मतलब हो जाए, ठीक है, क्रॉस का मतलब जो डिवाइड हो जाए। आइए इसी से माइनस बना के निकाला तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो। यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आया तो ये एरोमेटिक होगा, और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आया तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। चेक कर लेना, सही है। इसका मतलब ये तो आपके सीएल से कहेगा कबूतर जा 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 निकल जा। बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया, ये तो कहेगा कि जा, बट व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा, ये नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि यदि गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको जाने नहीं देगा। इसके जाने से स्टेबल हो रहा है, मतलब किसी के जाने से जिंदगी में राहत आ रही है, तो वाला अनस्टेबिलिटी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम जाने से रोकेंगे, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्लोराइड आयनाइजेबल है, ये क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं, ये आराम से Ag यदि मैं इसमें डाल दूं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो ये वाला Ag तुरंत Cl के साथ मिलकर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, पर इसके पास जाके वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में इसके बदल में दिखा देता हूं। यहां से क्लोराइड आयनाइजेबल है, ये क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं, ये आराम से Ag यदि मैं इसमें डाल दूं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो ये वाला Ag तुरंत Cl के साथ मिलकर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, पर इसके पास जाके वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं कि कौन है जो प्रेसिपिटेट देगा, किसका क्लोराइड आयनाइजेबल है, किसका क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में स्टेबिलिटी कम यानी जो एंटी एरोमेटिक। क्लियर बेटा, तो ये है एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, दैट इज कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये सब मैंने आपको बताया। लीजिए खत्म हुआ यहाँ पर। अब तो हम कहते हैं कि वो आयन आराम से बन जाता है, बड़े आराम से वो आयन आराम से बन जाता है जिसकी स्टेबिलिटी हाई हो, जो एरोमेटिक हो, और वो बिल्कुल बनना पसंद नहीं करता जिसकी स्टेबिलिटी कम यानी जो एंटी एरोमेटिक। क्लियर बेटा, तो ये है एरोमेटिसिटी।